हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है, ये बल्कि लास्ट टॉपिक नहीं है, ये हम अगली क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आज की इस क्लास के अंदर इसका इंट्रो जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि जब हम अगली क्लास करें तो उसमें बेहतर अंदाज में ये आप लोगों को समझ आ जाए। ये जुमला मुतअद्दिद बार बड़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ अखबार में मेरी ज़ुबान से, दोस्तों से, सब से आप लोग सुन चुके हैं। साढ़े सत्ती, कुछ लोग इसको साढ़े सत्ती कहते हैं, कुछ साढ़े सत्ती कहते हैं। ये साढ़े सत्ती होती क्या है? साढ़ का मतलब है 7.5 साल का वो अरसा। साढ़े सत्ती यानी मतलब है 7.5 साल कि 7.5 साल का वो अरसा जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उलट पलट कर चला जाता है कि जिसके लिए वो तैयार भी नहीं होता। लेकिन हर इंसान को ये एक जैसे सिम्टम्स नहीं देता। डिपेंड करता है कि कौन शख्स किस एज से, किस उम्र से गुज़र रहा है और उसकी हैसियत के मुताबिक उसको ये साढ़े सत्ती परेशान करती है। साढ़े सत्ती जो है ये लगती है 2 प्लैनेट्स की वजह से। एक है मून और दूसरा है सैटर्न यानी कमर और ज़ुहल। इन 2 प्लैनेट्स की वजह से साढ़े सत्ती लगती है। और इसका 7.5 साल का अरसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़ुहल एक घर में 2.5 साल रहता है और किसी भी जायचे में पैदाइशी तौर पे मून जहाँ पे भी प्लेस्ड हो और ट्रांजिट के अंदर उसके पिछले घर में, जैसे हम शुभ कतर में पढ़ रहे थे या पाप कतर में पढ़ रहे थे कि किसी के भी जायचे में पैदाइशी तौर पे मून जिधर भी बैठा हुआ है और ट्रांजिट के अंदर सैटर्न जो है वो घूमता घूमता उसके पिछले घर में आ जाता है तो उसकी साढ़े सत्ती शुरू हो जाती है और वहाँ पर वो गुजारता है 2.5 साल। फिर वो उस घर को छोड़कर जब दूसरे घर में जाता है वहाँ पे भी वो 2.5 साल गुजारता है। ये बन गए 2.5, 5 साल हो गए। अब वो जब उस दूसरे घर को भी छोड़ के तीसरे घर में यानी मून से एक घर आगे चला जाता है, अब वहाँ पर भी उसने 2.5 ईयर्स गुजारना है। तो ये बन गए टोटल 3 घरों का 7.5 ईयर्स। तो ये जो 7.5 ईयर हैं, 7.5 ईयर को हम कहते हैं साढ़े सत्ती यानी 7.5 साल कि ज़िंदगी के वो 7.5 साल जो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अब साढ़े सत्ती के सिम्टम्स क्या होते हैं? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी हम पे किसी ने जादू कर दी है, हम पे किसी ने तावीज़ कर दी है, हम पे कोई बंदिश हो गई है, हमारे काम नहीं चल रहे हैं, हमारी बीमारी नहीं जा रही है, मायूसी बढ़ती चली जा रही है, अनहोने वाक़यात हो रहे हैं, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं। आप कह तो देते हैं दूसरे को कि जी आप पे किसी ने जादू कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि भाई किसने किया है, कौन है करने वाला, किसको इतनी मोहब्बत आ गई है मेरे पे जो मेरे पे जादू कर रहा है और वो मेरे पास 2 शर्ट्स बची हैं वो मेरे से छीनना चाह रहा है। कौन है वो? जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं आपको कोई भी नहीं मिलता कि सब प्यार करने वाले हैं, सब ख्याल रखने वाले हैं, सब एहसास करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भरे मजमे में बैठे हों और आपको एहसास तन्हाई बढ़ता चला जाए, आपका अकेलापन बढ़ता चला जाए। साढ़े सत्ती जो है यूँ समझ लें कि जादू टोना जो है ये एक हाथी की दुम है और ये पूरा का पूरा हाथी है। इतने स्वेर किस्म के असरात होते हैं इसके कि इंसान को अर्श से फर्श पे ले आती है। इसका सबसे पहला सिम्टम ये होता है, सबसे पहला, कि आप किसी भी माशरे से ताल्लुक़ है आपका, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, किसी भी एज से गुज़र रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपको बेबरकती महसूस होती है। बेबरकती,
हर चीज़ में आपको फील होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके सोचने और समझने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर देती है कि अपनी तरफ से आप ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होती चीज़ें, एप्रिसिएशन नहीं होती उसमें, मेहनत करते मेहनत का सिला नहीं मिलता, लोग प्यार के मीठे बोल 2 जुमले तक नहीं बोलते हैं, तो आपकी मायूसी बढ़ जाती है। ख़र्चा बढ़ना शुरू हो जाता है। इनकम, आप कहते हैं कमाई भी बिल्कुल वही है, पैसे भी उतने ही कमा रहा हूँ, लेकिन ख़र्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी हर चीज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है कि सोचने समझने की सलाह डिस्टर्ब हो जाती है। कि जब कोई बंदा आपको कहने लग पड़े ना कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ, तो आप समझ जाएँ कि किसी न किसी तरह से 67 के ख़राब दौर से गुजर रहा है। हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, बीमारी आ जाए, जाने मुश्किल हो जाता है, नाम ही नहीं लेती जान छोड़ने की। फिर करना कुछ होता है, कर कुछ और रहे होते हैं। अच्छी भली चलती हुई जॉब थी, नौकरी थी, काम था, कारोबार था, अचानक ख़त्म हो जाता है। आप हैं मैकेनिकल इंजीनियर, काम आप रंग पेंट रोगन का कर रहे हैं, क्या जी मजबूरी है, करना है, कुछ तो करूं मैं। हैं आप डॉक्टर, लेकिन आप अमेरिका चले गए, वहाँ उबर चला रहे हैं कि जी अमेरिकन नेशनैलिटी मिल जाएगी, कि भाई इधर करोड़ों कमा रहे थे, वहाँ पे जाके चंद डॉलर्स की जॉब, आप उबर चला रहे हैं, नेशनैलिटी मिल जाएगी। ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम अच्छी चीज़ छोड़ के आप निकल गए वहाँ पे? अब टफ़ टाइम है ना, गुजारना है, इधर नहीं था तो उधर गुजार लें। कि अच्छा भला सेटअप चल रहा था, एक शख्स यहाँ पे मौजूद थे, गवर्नमेंट के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर बैठे हुए थे, ब्यूरोक्रेसी में। 67 शुरू हुई, पता नहीं क्या दिमाग में आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा चले गए। पूरे 7.5 साल वहाँ पे उन्होंने गुजारे, नेशनैलिटी ली, उस 7.5 साल की ख्वारी काटी और बाकी सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान में गुजार दी। अब मुझे ये बताएं, ना वो दोबारा कभी गए, ना उसके बाद उनका इवन के उनका कराची का भी चक्कर नहीं लगा, लाहौर का भी चक्कर नहीं लगा। इस नेशनैलिटी का क्या फ़ायदा जो आपने 7.5 साल वहाँ पे बर्फ़े भी साफ़ करते रहे हैं, वहाँ पे बर्तन भी धोते रहे हैं, यहाँ तो पैंट में जो है वो बेल्ट डालने के लिए भी मुलाज़म मौजूद थे उनके पास, लेकिन वहाँ पे घर भी सफाई कर रहे हैं। 67 थी ना, किसी न किसी तरह उनके ऊपर सख्ती आनी थी, तो बाय चॉइस अपनी मर्ज़ी से उठ के चले गए, नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब उस 67 ने उनको जो देना था सख्ती मुश्किल दी, अगली नस्लों के लिए तो चलें फ़ायदा हो गया, बाकी फैमिली की तो मिल गई इमिग्रेशन। तो कहने का मकसद ये कि इंसान किसी भी जगह से गुज़र रहा है, किसी भी हालात से गुज़र रहा है, एकदम बैठे बैठाए अजीब व गरीब किस्म के फ़ैसले कर लेता है। कि हम इसको पंजाबी में कहते हैं कि बंदे दी मत मारी जाती है, मत मारी जाती है उसकी। दोस्त दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं 67 में। स्टमक इश्यूज़ क्यों? स्टमक इश्यूज़ क्यों होते हैं? स्टमक इश्यूज़ का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आती, बेख्वाबी की कैफियत में रहते। नींद या तो आती नहीं है, आए तो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। ख़वातीन के मोस्टली कमर की दर्द नहीं जाती है 67 में, रीढ़ की हड्डी में मसला हो जाता है, जिसमें दर्दें निकल आती हैं। क्यों? मेजॉरिटी मर्दों का पेट ख़राब होता है और ख़वातीन को जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है एंग्जाइटी में। ये रीज़न होती है। तो 67 जो है इंसान को बिल्कुल हिला कर रख देती है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनकी ज़िंदगी में 67 नहीं लगती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उनकी ज़िंदगी में 67 का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता, बल्कि वो 67 में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि जिन प्लैनेट्स की वजह से 67 लगनी है वो प्लैनेट्स उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्या एक्वेरियस असेंडेंट जिसका रूलिंग प्लैनेट ही सैटर्न है, क्या उसकी 67 लग सकती है?
आजकल ज़ुहल ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस से। फ़ोन कर करके लोगों ने जान खाई हुई है, एक्वेरियस की साढ़सती चल रही है। भाई एक्वेरियस की साढ़सती कैसे चल सकती है जब उसका रूलिंग प्लैनेट अपने ही घर में है? साढ़सती तो उनकी चले, जैसे एक घर का मालिक घर में आ गया है तो वो अपने घर में आके सुकून करेगा या दंगा फसाद करना शुरू कर देगा? तो लोग पूछते हैं कि जी आगे एक्वेरियस पाइसेस वालों की साढ़सती शुरू हो गई है जी, क्योंकि पिछले घर में सैटर्न आ गया। भाई जिसने साढ़सती लगानी है वो अपने घर में बैठा हुआ है सुकून से, उसने क्या कहना आपको? उसकी तो नज़र भी नहीं बन रही है आपके साथ कि जी कैप्रिकॉन में आ गया, उसकी साढ़सती लगी। कैप्रिकॉन का तो अपना रूलिंग प्लैनेट है, उसको क्यों साढ़सती लगेगी? फिर उसके बाद कुछ ऐसे असेंडेंट्स होते हैं जिनके अंदर ज़ुहल को मूल तरकोन का या केंद्र का अच्छा घर मिला होता है, उन जायचे के अंदर सबसे बेनिफिशियल होते हैं। जैसे लिब्रा असेंडेंट के पास, लिब्रा असेंडेंट में ज़ुहल के पास चौथा और पांचवा घर है, वो तो है ही वीनस का सबसे दोस्त, तो वो कैसे साढ़सती लगाएगा लिब्रा असेंडेंट वालों की? जमनाय असेंडेंट के अंदर ज़ुहल के पास मूल तरकोन का 9th हाउस है और वो सबसे ज़्यादा ख़ास है एक्वेरियस के लिए, तो कैसे जमनाय असेंडेंट वालों की साढ़सती लगती ही नहीं है? जमनाय असेंडेंट वाहिद असेंडेंट है कि जिसका 6, 8, 12 जो घर हैं वो सारे के सारे ख़ास नहीं बल्कि आम प्लैनेट्स के पास हैं। बाकी जितने भी ख़ास हैं वो सब बाहर हैं, 6, 8, 12 कोई भी नहीं है उसमें। तो डिपेंड करता है कि साहिब जायचा, ये जितना इंटरनेट पे आप लोग सुनते हैं ना, साढ़सती आ गई है, एक्वेरियस की आ गई है, पाइसिस की आ गई है, उसकी आ गई है, इसकी आ गई है, ये कुछ नहीं होता, ये सब टोटके हैं, ये सिर्फ टोटके हैं। ये बिल्कुल ऐसी टोटके कि जैसे 23 तारीख है ना, देखिए ना 2 + 3 5, 5 तो मेरा लकी नंबर है। अब भाई 5 नंबर का ताल्लुक़ किसके साथ है, क्यों वो आपका लकी नंबर है? वो मरकरी को रूल कर रहा है, मरकरी का नंबर है। आपके जायचे में मरकरी की क्या पोजीशन है? ये जो उससे पहले आपने एक टोटका सा लगा दिया, 2 + 3 ते 5 बन गया, ऐतकी आई नंबर लगेगा लॉटरी दे विच। तो वो एक आपका अपना विजन हो सकता है, वो ये नहीं हो सकता कि आप जो कह रहे हो वैसा ठीक हो, वैसा हो भी जाए। तो साढ़सती के सिम्टम्स जो है वो भी मैंने आपको समझाए और बताए, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी की साढ़सती चले। जैसे राहु केतु जो है, क्या राहु केतु सबके लिए बुरे हैं? कुछ लोगों के लिए अच्छे भी हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अब आपको पता है कि ये राहु केतु जो है, इस वजह से अब आप लोगों को वो फॉर्मूला समझ आ चुका है, वो फॉर्मूला आपको पता है कि राहु केतु, अच्छा अगर राहु एरीज में या किसी भी जगह पे वो नहस है, अब आपको ये भी पता चल गया है कि एक शुभ कतर योग लगता है जो उसको भी ठीक कर सकता है, उसको भी बेहतर कर सकता है। एक अच्छा प्लैनेट है, उसको कोई ऐसा स्यारा है जो पाप कतर योग की वजह से उसको भी ख़राब कर सकता है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह साढ़सती लगना एक और बात है, साढ़सती के असरात ये एक डिफरेंट चीज़ है। फिर किसके जायचे में साढ़सती लगेगी और उसको किस तरह से वो फ़ायदा या नुकसान देगी। अब किसी के जायचे में ज़ुहल उसके नसीब का मालिक हो और उसकी साढ़सती लग जाए और उसके लिए सबसे बेनिफिशियल तो वही प्लैनेट था, तो वो किस तरह से उसको नुकसान देगा। अगर किसी का लगन का लॉर्ड यानी उसका रूलिंग प्लैनेट ही ज़ुहल है, तो वो किस तरह से नुकसान देगा। और अपने घर में बैठा हुआ है, ना कोई बैड थ्योरी है, ना कोई पाप कतर है, ना कोई और उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो रही है, वो तो बड़ी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो इसी वजह से ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ज़िंदगी में साढ़सती लगे, हर किसी की ज़िंदगी में। अब मेरी साढ़सती चली थी, मैं यूके पढ़ने चला गया था, वहाँ पे मैंने डिग्री पूरी की, जॉब भी करता रहा, सब कुछ करता रहा। हाँ, प्रॉब्लम ये उसने दी मुझे कि मुझे बर्तन धोने पड़ते थे, मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ी कभी भी, तो लेकिन ये कि कपड़े धोने पड़ते थे, सफाई करनी पड़ती थी, वो काम जो ज़िंदगी में कभी अपने हाथ से। तो साढ़सती वो सब कुछ करा देती है कि अगर आप जो कुछ भी करें, आपका दिल करेगा कि हम वो भी करें जो हम कभी अपने हाथ से नहीं कर पाए।
ये इंसान को मैच्योरिटी यानी 60 अगर इंसान की ज़िंदगी में ना आए तो ये आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर नहीं करती। कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुसीबत का जो हल है या सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का कैसे निकालेंगे। जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि टेस्ट दें, आप गलती नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसका जवाब क्या था। तो इसी तरह 60 इंसान को निखारती है, मैच्योर करती है, मैच्योरिटी के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। आपके जो इल्म के दरवाज़े आपके दिमाग ने बंद किए होते हैं वो भी आप खोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इसको आउट ऑफ द वे जाके सोचें कि इसका कोई ना कोई हल सलूशन तो होगा। क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही है, क्यों मेरे सिलसिले नहीं चल रहे, क्यों मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरा जीने को दिल नहीं कर रहा, मेरा हंसने को दिल नहीं कर रहा, मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। क्या एक ऐसा फेज़ आपकी ज़िंदगी में आ गया है कि आप अजीब व गरीब किस्म का बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो 60 इंसान को, मैं अगर 60 को देखूँ तो मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ कि अगर ये ज़िंदगी में ना आए तो आप मैच्योर नहीं होते आने वाली ज़िंदगी के लिए। क्योंकि इस अरसे में 7.5 साल के अरसे में आप इतना कुछ सीख लेते हैं, इतना कुछ समझ लेते हैं, लोगों के रवैये समझ आ जाते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, कदर होती है पैसे की, जो चीज़ें ज़ाया हो रही होती हैं उसको संभालना शुरू कर देते हैं। तो 60 और जिन लोगों की ज़िंदगी में 60 जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हाथ से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो 60 अच्छी भी है, बुरी भी है, घबरा भी जाता है बंदा इसका नाम सुन के, लेकिन ये इसका हल या सोल्यूशन नहीं है कि आप इसको सोच कर सुन कर परेशान हो। 60 जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए समटाइम बेनिफिशियल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो जाती है। फिर उसके बाद इसका एक छोटा अरसा भी आता है, उसको हम कहते हैं ढाइया। ढाइया मतलब 2.5 साल, 2.5 ईयर। वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे लेट सपोज किसी की 60 नहीं है लेकिन उसके बावजूद सिम्टम सेम है, सेम सिम्टम है कि वो 2.5 से 3 साल, क्योंकि ज़ोहल रिवर्स भी होता है तो 3 साल का अरसा, कि वो 3 साल मुश्किल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे 60 में थे। तो उसकी वजह ये होती है कि ज़ोहल लेट सपोज अगर मून के पिछले घर में नहीं है, वो कहीं ना कहीं से मून के घर पे नज़र डाल रहा होता है। तो ज़ोहल अगर कहीं से भी बैठ के मून के हाउस पे नज़र डाले और वो 2.5 साल तक अब डालता रहेगा, जब तक वो उस हाउस में बैठा है उसकी एस्पेक्ट बनी रहेगी उसके घर के साथ, तो उसको हम कहते हैं ढाइया। तो ये अक्सर शायद में भी शायद आपने जुमला सुना हो कि वही सेम सिम्टम जो आपको 60 में मिल रहे थे। तो ये छोटी 60 होती है, जैसे प्लस होता है उसी तरह मिनी 60 है ये। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि 60 कैसे लगती है, किस तरह से काम करती है, ढाइया क्या होता है। फिर उसके बाद हम महादशा अंतरदशा भी अब इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। मज़ीद फ़र्दर को आप लोगों को कोई सवाल हो तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। जाते जाते टेस्ट आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अब हर क्लास में आप लोगों का टेस्ट लूँ और कोई भी टेस्ट जो है वो हम लोग ना छोड़ें और उसको करें। और पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ काल सर्प योग, व्हाट इज़ काल सर्प योग। सिर्फ 2 लाइनों में इसका जवाब देना है। जिसने तीसरी लाइन पे गया तो मैं उसको काल सर्प योग लगा दूंगा। सिर्फ 2 लाइनों तक रहना, 2 लाइनों से आगे नहीं जाना। सवाल नंबर 2, व्हाट इज़ काल अमृता योग। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों में आपने इसका जवाब देना है। अब पेज छोटा है तो ये ना कहे कि छोटी राइटिंग में लिखें, ठीक है, चलें 2.5 लाइनों में आप लिख सकते हैं। तीसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू 8-8 थ्योरी, अकॉर्डिंग टू 8-8 थ्योरी, वाई 3rd and 7th house are less, इसको हम क्या कहेंगे नहस को, लेस मैलेफिक, ठीक है, इसको लेस
सेमी मैलेफिक, चलें सेमी मैलेफिक लिखें। अकॉर्डिंग टू 8 to 8 थ्योरी, वाई 3rd and 7th हाउस आर सेमी मैलेफिक। वैसे 7th हाउस को तो हम मैलेफिक नहीं कहेंगे, 7वां घर तो नहीं है, सेमी बेनिफिशियल। चलें इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 8 to 8 थ्योरी एक्सप्लेन 7th and 3rd and 7th हाउस। सिंपल सा सवाल है आबासी जो आपने लिखना है, अकॉर्डिंग टू 8 to 8 थ्योरी एक्सप्लेन 3rd and 7th हाउस, और इसका जवाब आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में देना है। अगर किसी ने चौथी के पे गया तो उसको 8 to 8 थ्योरी लगा दूंगा मैं, ठीक है। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। और आखिरी सवाल कि विच आर नॉन एप्लीकेबल असेंडेंट्स फॉर 8 to 8 थ्योरी, ये लास्ट इसका क्वेश्चन है, विच असेंडेंट्स आर नॉन एप्लीकेबल फॉर 8 to 8 थ्योरी। तो ये क्वेश्चंस आप लोग का टेस्ट है, और इसको जो वेडनेसडे तक भेजेगा सिर्फ उसका टेस्ट कंसिडर किया जाएगा। वेडनेसडे के बाद जो भी टेस्ट आएगा वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स फेल होंगे, जिस तरह से अभी हमने आपको किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।